नमस्कार दोस्तों, मैं तम विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर, जहां आज हम सीडीपी 2017 मतलब सीजीटीईटी 2017 के जो क्वेश्चंस हैं, जो उस दिन के बच गए जो क्वेश्चन थे बचे हुए, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जो क्वेश्चन थे, है ना, जिसको हमने जो है सॉल्व किया है, उसको आज अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जो है वो आपको मिल जाएंगे। उसको आज हम जो है आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम सीडीपी 2017 सीजीटीईटी 2017 के जो सीडीपी का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और आज का जो सेशन है उसका आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी काल अनुक्रमिक आयु से कम होती है कहलाते हैं। ठीक है, इसकी बात हो रही है। चिल्ड्रन हुज मेंटल एज इज लोअर देन देयर क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है, आर कॉल्ड प्रतिभाशाली, सामान्य, अधिगम, अपंगता युक्त, मंदित बालक। किसकी बात हो रही है दोस्तों? ऐसे बच्चे जिनकी काल अनुक्रमिक आयु, माफ कीजिए, ऐसे बच्चे जिनकी मानसिक आयु जो मेंटल एज है उनकी काल अनुक्रमिक आयु मतलब जो वास्तविक आयु है अगर इससे कम है तो ये बच्चे, है ना, ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, है ना। मानसिक आयु मेंटल एज जब बराबर होती है किसके? क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक आयु की। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज से। तो ये जो बच्चे हैं ये क्या कहलाते हैं? ये बच्चे कहलाते हैं सामान्य बालक। ठीक है, सामान्य बच्चे। जब मेंटल एज, है ना, जिसकी मेंटल एज ज्यादा होती है, मेंटल एज ज्यादा बड़ी होती है, किससे? मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से, क्रोनोलॉजिकल एज से जब बड़ी होती है तो ये क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली। क्या कहलाते हैं? प्रतिभाशाली। और ऐसे बच्चे जिनकी मेंटल एज या मानसिक आयु क्रोनोलॉजिकल आयु से क्या होती है? कम होती है। क्रोनोलॉजिकल आयु से क्या होती है? कम होती है। ये क्या कहलाते हैं? मंदित बालक या मंद बालक। ठीक है, क्या कहलाते हैं? मंद बालक। तो क्वेश्चन हमारा यही है, इसकी मानसिक आयु काल अनुक्रमिक आयु से, मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से क्या है? कम है। क्या है? कम है। तो ये कहलाएंगे क्या? मंदित बालक। क्या कहलाएंगे? मंदित बालक, मंद बालक की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है। उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों का विकास करने में निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, व्याख्यान प्रदर्शन, भूमिका अभिनय, चर्चा सत्र, खोज अधिगम। Which of the following is most suitable for developing higher level cognitive skills? Lecture demonstration, role play, discussion session, discovery learning। ठीक है, किसकी बात हो रही है? उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल, हायर लेवल कॉग्निटिव स्किल्स की बात हो रही है। ज्ञानात्मक कौशल क्या है दोस्तों? ज्ञानात्मक कौशल मतलब बच्चा अगर उसको क्या चाहिए, किसी समस्या का क्या चाहिए? समाधान चाहिए, तो उसमें उसके तर्क करने की जो क्षमता है, सोचने की क्षमता है ना, और नए नए जो विचार करने की क्षमता है, वो कहलाएगा क्या? ज्ञानात्मक कौशल, है ना। अब इस ज्ञानात्मक कौशल का क्या करना है? विकास करना है, इसको डेवलप करना है एक बच्चे के अंदर में। तो इसमें क्या ऐसा कौन सा मेथड है ना, इन चारों में से कौन सा मेथड जो है वो ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है? इसकी बात, है ना, इसकी बात कर रहे हैं। तो व्याख्यान प्रदर्शन में क्या है ना, आप तो लेक्चर देते रहेंगे, बच्चा जो है वो चुपचाप सुनते रहेगा, तो क्या उसकी जो चिंतन करने की, तर्क करने की, जो सोचने की क्षमता है, क्या उसका विकास होगा? नहीं। ठीक है, भूमिका अभिनय, रोल प्ले, है ना, रोल प्ले जो है वो थोड़ा सा अलग हो जा रहा है यहाँ से, है ना। इसके जो फेवर में रोल प्ले जो है थोड़ा सा अलग बात कर रहा है ना, रोल प्ले भी यहाँ पर नहीं आएगा। चर्चा सत्र, है ना, आप कोई क्वेश्चन उसको दे दिए या फिर कोई प्रॉब्लम जो है उनको दे दिए, उसका सॉल्यूशन निकालना है, कैसे? डिस्कस करके आपस में। ठीक है, तो ये भी ठीक है, चलो एक पॉजिटिव आंसर इसको ले लेते हैं, पॉजिटिव ऑप्शन। लेकिन खोज अधिगम क्या है ना, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल मतलब उसको क्या करना है? नए विचार उत्पन्न करना है, नई नई चीजें जो है अपने अंदर उस सॉल्यूशन से रिलेटेड नई नई चीजें जो है वो लानी है अपने दिमाग में। ठीक है, तो वो किस में आएगा? खोज अधिगम में। किस में आएगा? क्योंकि नए नए विचार इसी के थ्रू आएंगे, है ना। जो है ना, वो डिस्कवरी लर्निंग जब करेगा, किसी भी चीज को, समस्या के समाधान के लिए वो निकलेगा, ढूंढेगा, है ना,
तब फिर उसको क्या है, नए नए जो आइडियाज हैं उसके दिमाग में आएंगे। ठीक है, चौथा जो है वो क्या है, सही या पॉजिटिव आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके कंपेयर में चर्चा सत्र के। चलिए आगे क्वेश्चन है, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलते पाता है तो बच्चों को समझाकर अपनी पाठ योजना के उद्देश्यों को पूरा करें, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं, उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ अ टीचर फाइंड्स चिल्ड्रन प्लेइंग इन द मड आउटसाइड द क्लासरूम, कंप्लीट द ऑब्जेक्टिव्स of your lesson plan by explaining them to children, make the moment memorable with a new objective, let them play according to their interest, teach children discipline। ठीक है, सबसे सूटेबल ऑप्शन क्या है, अगर आप एक टीचर हैं, एज अ टीचर आप क्या करेंगे उस समय कि बच्चे क्या है कक्षा से बाहर किस में खेल रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, किसमें, कीचड़ में, तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या आप बच्चों को समझाएंगे, है ना। अब यहाँ समझाने की बात हो रही है, लेकिन क्या समझाना है ना, कि उनको जो है वो कीचड़ में खेलने के फायदे गिनाना है कि नुकसान गिनाना है ना। यहाँ पर ये जो है वो क्या है, सही से क्या है उसको वो नहीं किया है, अच्छे से, है ना, वेरीफाई नहीं किया है। एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को यादगार बनाएं। ठीक है, एक नए उद्देश्य के साथ उस पल को क्या करना है, यादगार। चलिए एक पॉजिटिव आंसर हो गया। उनकी रुचि के अनुसार उनको खेलने दें। ठीक है, उनकी रुचि के अनुसार क्या करना है, उनको खेलने दें। ठीक है, बच्चों को अनुशासन सिखाएं। ठीक है, तो ज्यादा जो है वो उनको नियम, रूल, कायदे, कानून, है ना, इसमें नहीं बांधना है बच्चों को। ठीक है, सबसे सूटेबल ऑप्शन कौन सा है, सबसे सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है सेकंड वाला। ठीक है, एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को क्या करना है, आपको यादगार बनाना है। ठीक है, मेक द मोमेंट मेमोरेबल विद अ न्यू ऑब्जेक्टिव। चलिए आगे क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिख रहा है ये। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में दो अलग अलग थ्योरीज हैं। हालांकि एक जो थ्योरीज हैं वो साइंस वाले जो हैं एस्पायरेंट्स वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक थ्योरी किसकी बात करी है, आर्किमिडीज के सिद्धांत की, किसकी, आर्किमिडीज के सिद्धांत की। और दूसरी जो थ्योरी है वो किसकी बात कर रही है, सृजनात्मकता के प्रक्रिया की, किसकी, सृजनात्मकता के प्रक्रिया की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। आर्किमिडीज फाउंड द सॉल्यूशन टू हिज प्रॉब्लम व्हाइल ही वाज इन हिज बाथटब। दिस फॉल्स अंडर विच स्टेज ऑफ द क्रिएटिव प्रोसेस, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्किमिडीज थ्योरी क्या है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आया है आर्किमिडीज थ्योरी क्या है, उसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज थ्योरी क्या बोलता है दोस्तों, आर्किमिडीज का सिद्धांत कि किसी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, इसे उत्प्लावन बल कहते हैं, जो उस तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर ये कोई तरल पदार्थ है ना, पानी, तेल, जो भी है, इस पर ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, अच्छे से देखिएगा, है ना, ये कोई वस्तु है और ये इस पानी में है, तो इसका ये जो डूबा हुआ भाग है, ठीक है, इसका क्या है, ये डूबा हुआ जो भाग है, ये है ना, ये जो डूबा हुआ भाग है, इस भाग पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर क्या लगता है, एक बल लगता है। क्या लगता है, एक बल लगता है, जिसे कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या कहते हैं इसको, उत्प्लावन बल। जब ये बल, है ना, जब ये बल इस वस्तु के भार से क्या है, ज्यादा है ना, इस वस्तु द्वारा हटाए गए पानी के भार से क्या है, ज्यादा है, तब ये वस्तु पानी पर क्या करेगी, तैरेगी। जब उत्प्लावन बल, ठीक है, आर्किमिडीज का थ्योरी क्या कहता है कि ये जो वस्तु है ना, ये जो वस्तु है, इसका जितना भाग पानी में डूबा है, तो उस भाग पर क्या करेगी, नीचे पानी से क्या लगता है, बल लगता है। क्या लगता है, एक बल लगता है, इसे क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल। जब ये बल, उत्प्लावन बल जब
उस पानी के भार से, है ना, वस्तु के भार से, पानी जितना हटाया गया है इस वस्तु के द्वारा, जितना पानी हटाया गया है तो उसके भार से क्या होगा, जब ये ज्यादा होगा तब वस्तु पानी पर तैरेगा। तब वस्तु पानी पर क्या करता है, तैरता है। जब उत्प्लावन बल का मान कम होता है, उत्प्लावन बल का मान क्या होता है, कम होता है वस्तु के द्वारा हटाए गए भार से, है ना, वस्तु द्वारा हटाए गए भार से, वस्तु द्वारा हटाए गए भार से, तो वो जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। क्या हो जाती है, पानी में डूब जाती है। इसे कहते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, इसे कहते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज थ्योरी। ठीक है, अब क्या है, एक जो नया टर्म उसमें यूज हुआ है, क्या, सृजनात्मकता की प्रक्रिया। ठीक है, सृजनात्मकता मतलब तो आपको पता ही होगा, सृजनात्मकता मतलब सृजन करना, निर्माण करना, है ना, कुछ नया करना। तो सृजनात्मकता की प्रक्रिया क्या होती है, मतलब अगर बच्चे के पास कोई प्रॉब्लम है ना, और उस प्रॉब्लम का क्या चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए। क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो उसके कुछ अलग अलग जो है क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है वो, है ना, उस समस्या से संबंधित जितने भी जानकारी है ना, उसको क्या करता है, एकत्र करता है। क्या करता है, एकत्र करता है। ठीक है, उसको कहते हैं तैयारी। अब तैयारी उसने कर दिया, तो तैयारी करने के बाद क्या करता है, उस पर, उस जो जानकारी है उस पर पूरा का पूरा अपना फोकस, अपना जो दिमाग है, अपना जो कॉन्शियस माइंड है, उसको क्या कर लगा देता है। पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन है उस जानकारी पर, है ना, जिसको उसने क्या किया है, इकट्ठा किया है, उस पर लगा देता है। ये जो प्रक्रिया है वो कहलाती है संकेंद्रण। ठीक है, क्या कहलाती है, संकेंद्रण। अब अचानक से क्या होता है, अचानक से नहीं, जब वो लगा देता है अपना पूरा का पूरा जो कॉन्शियस माइंड है जब लगा देता है, तो धीरे 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 क्या करता है, उसका जो कॉन्शियस के साथ साथ जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस प्रॉब्लम को अपने बैकग्राउंड में रखकर, है ना, क्या करता है, एक नॉर्मल क्या करता है, उस पर जो है वो थिंकिंग जो है चालू कर देता है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, उद्भवन। क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन। जब कॉन्शियस माइंड के अलावा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस प्रॉब्लम को बैकग्राउंड में रखकर उस पर थिंकिंग करता है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या, उद्भवन। और सोचते सोचते उसके दिमाग में क्या आता है, एक नया जो विचार आएगा, वो जो विचार कहलाता है क्या, प्रदीपन या इल्यूमिनेशन। और लास्ट में जब वो विचार आएगा, उस विचार को क्या करता है, वो एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है, वो कहलाता है सत्यापन। ठीक है, सत्यापन। तो चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कि आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। ठीक है, अपने बाथ टब में था, तब उसको ये जो है इसका सॉल्यूशन, किसका, आर्किमिडीज जो थ्योरी है ना, जो प्रिंसिपल है, इसके बारे में उसको जो है वो इसका सॉल्यूशन उसको मिला। तो ये जो है सृजनात्मकता की किस प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये आएगा क्या, सबसे पहले उसने क्या किया, तैयारी। तो तैयारी कर रहा है कि आप वो यहाँ, है ना, उस जो है वो प्रॉब्लम जो है उससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन है ना, उसके बारे में क्या उसने जानकारी एकत्र किया, क्या नहीं। ठीक है, यह है क्या, नहीं। उद्भवन, उद्भवन का मतलब क्या होता है, कॉन्शियस, है ना, उस थ्योरी को जो है, उस थ्योरी को उसने क्या रखा है, अपने दिमाग में रखा है, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, क्योंकि कॉन्शियस होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको क्या करता है, उसके बारे में थिंकिंग करता है, किसके बारे में, प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, तो ये कहलाता है उद्भवन। और प्रदीपन का मतलब, है ना, प्रदीपन, प्रदीपन मतलब इल्यूमिनेशन, है ना, जब उसके दिमाग में अचानक से कोई नया थॉट आता है ना, कोई नए विचार उत्पन्न हो जाते हैं उस सॉल्यूशन को लेकर, तो वो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या, प्रदीपन। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ठीक है, इसका हल तब खोजा जब उसने बाथटब में था, है ना, तो यहाँ पर वो प्रदीपन भी नहीं हो रहा है, और यहाँ पर जब प्रदीपन नहीं हुआ तो फिर सत्यापन तो हो ही नहीं रहा है। सत्यापन कब होगा, जब उसके दिमाग में नया विचार आएगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, उद्भवन। क्या हो रहा है, उद्भवन, है ना, क्योंकि उसने क्या निकाला है, उसका सॉल्यूशन। क्या निकाला है, सॉल्यूशन। मतलब वो जब अपने बाथटब में था, ठीक है, वो क्या था, अपने बाथटब में था, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस प्रिंसिपल के बारे में, है ना, जो प्रिंसिपल उसको चाहिए या फिर जो सॉल्यूशन उसको चाहिए उसके बारे में क्या था, उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको बैकग्राउंड में रखकर क्या कर रहा था, उसके बारे में थिंक कर रहा था। क्या कर रहा था, थिंक कर रहा था। ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या, उद्भवन। क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन। ठीक है, चलिए आगे एक क्वेश्चन है,
पुरस्कार की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक, मानवतावादी, वैज्ञानिक। ठीक है। रिवार्ड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग आर इज द मेन फीचर ऑफ विच लर्निंग अप्रोच? बिहेवियरिस्ट, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्ट, साइंटिस्ट। ठीक है। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? माफ कीजिए, अधिगम उपागम की। किसकी बात हो रही है? अधिगम उपागम की बात हो रही है। अधिगम उपागम, उपागम आपको पता ही होगा उपागम क्या है। मतलब उपागम से अपन रिलेट कर सकते हैं कि एक ऐसा टेक्निक है ना, एक ऐसा उपकरण या फिर एक ऐसी विधि जो लर्निंग को क्या बनाती है? इफेक्टिव। क्या बनाती है? इफेक्टिव या फिर प्रभावशाली बनाए। ठीक है। उपागम उसको बोलते हैं, है ना। मतलब उपागम के सॉरी लर्निंग के टेक्निक हो गए, उसके विधि हो गए, है ना, उसके मेथड हो गए, या फिर उसके उपकरण जो हो गए, जो लर्निंग को क्या करते हैं? लर्निंग को जो है इफेक्टिव बनाने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं क्या? उपागम। अधिगम के उपागम, माफ कीजिए, क्या कहलाते हैं? अधिगम के उपागम। अब बात हो रही है सबसे पहले किसकी? व्यवहारवादी उपागम की। किसकी? व्यवहारवादी उपागम क्या है? स्टिमुलस, है ना, एक होता है क्या? स्टिमुलस, और एक होता है क्या? रेस्पॉन्स। इन दोनों के बीच जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। वो क्या कहलाता है? व्यवहारवादी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक होता है क्या? स्टिमुलस, और एक होता है क्या? रेस्पॉन्स। जब इन दोनों के बीच में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन के कारण बच्चे के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो क्या है ना, वो कहलाता है व्यवहारवादी उपागम के अंतर्गत। संज्ञानात्मक, है ना, कॉग्निटिव, संज्ञान से जुड़ा हुआ है बच्चे की, है ना, वही बताया कि तर्क करने की क्षमता, है ना, चिंतन करने की क्षमता, समायोजन की जो क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस। क्या कहलाती है? इंटेलिजेंस, है ना। तो ये जो वर्ड है ये यही है कि तर्क करने की जो क्षमता है, उसके जो कौशल हैं वो क्या कहलाएंगे? संज्ञानात्मक उपागम। ठीक है। मानवतावादी उपागम मतलब शिक्षण में, शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, एजुकेशन के फील्ड में, है ना, कुछ ऐसे करिकुलम को कुछ ऐसे विकसित करना है जिससे बच्चे की जो मानववादी, है ना, जो ह्यूमनिस्टिक, जो उसके अंदर जो पहलू है, उसके जो पक्ष हैं, मानववादी जो पक्ष हैं, उसका क्या हो सके? विकास हो सके। ठीक है। मानवीय गुणों का विकास हो सके उसके अंदर में। तो ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है क्या? मानवतावादी उपागम, है ना। किसमें आएगा ये? मानवतावादी उपागम। और एक क्या है? वैज्ञानिक उपागम। वैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत ये तीनों के तीनों उपागम आ जाएंगे। ठीक है। जो व्यवहारवादी उपागम, संज्ञानात्मक और मानवतावादी उपागम के द्वारा ये बताता है कि बच्चे सीखते कैसे हैं। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? सीखते कैसे हैं। ठीक है। तो ये अब यहां बात हो रही किसकी? पुरस्कार की। पुरस्कार क्या है? एक पुनर्बलन है। क्या है? एक पुनर्बलन है। अब इसकी अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। पुरस्कार, पुरस्कार यह मुख्य विशेषता किस अधिगम उपागम की है? ठीक है। ये किस में आएगा? ये आएगा आपके व्यवहारवादी उपागम। किसमें आएगा? आपके व्यवहारवादी उपागम, है ना। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, आप उसको उसके लिए क्या करते हो? पुरस्कृत करते हो। ठीक है। तो उसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, है ना, उस काम को करने के लिए क्या होगा? वो और अभिप्रेरित होगा। क्या होगा? और अभिप्रेरित होगा। तो इससे क्या है ना, उसको एक पुनर्बलन मिलता है। ठीक है। बिहेवियरिस्ट जो थ्योरी है ये इसके अंदर काम करेगी। चलिए आगे क्वेश्चन है, बालक विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द प्रायः निम्न विधि से सीखते हैं। अनुकरण, अनुबंधन प्रक्रिया, अंतर्दृष्टि, प्रयत्न एवं भूल। ठीक है। चिल्ड्रन यूजली लर्न न्यू वर्ड्स फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स थ्रू द फॉलोइंग मेथड्स: इमिटेशन, कंडीशनिंग, इनसाइट, ट्रायल एंड एरर। ठीक है। तो सभी क्या है? लर्निंग थ्योरीज हैं, है ना, लर्निंग प्रिंसिपल्स हैं। अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना, है ना, इमिटेट करना, नकल करना, नकल के थ्रू सीखना जो है वो कहलाता है क्या? अनुकरण, है ना। अनुबंधन मतलब, है ना, आपके पास क्या है? अनुबंधन मतलब आपके पास एक कंडीशन स्टिमुलस है और एक क्या है? न्यूट्रल स्टिमुलस है। सॉरी माफ कीजिए, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है और एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? कंडीशन स्टिमुलस। ठीक है। क्या बनते हैं? कंडीशन स्टिमुलस। उसके थ्रू जब एक बालक सीखता है वो क्या लाता है? अनुबंधन थ्योरी। अंतर्दृष्टि मतलब क्या होता है? इनसाइट मतलब कि बच्चा जो है वो अपने पुरानी जो थिंकिंग है उसको क्या करता है? उसमें सुधार करता है, उसमें परिवर्तन करता है। ठीक है। और प्रयत्न एवं भूल, बार बार क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है। बार बार क्या करेगा? प्रयास करेगा। वो कहलाता है क्या? प्रयत्न एवं भूल। ठीक है। तो बालक जो है वो क्या करेगा? विशिष्ट वस्तुओं के लिए नवीन शब्द निम्न विधि से सीखता है। ठीक है। जो विशिष्ट वस्तु है उसके लिए जो है वो नया नया क्या करेगा? वर्ड सीखेगा
वो आएगा किसमें, अनुबंधन प्रक्रिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, वो इमिटेट कर रहा है, चीजों को क्या कर रहा है, इमिटेट कर रहा है, नकल कर रहा है। ठीक है, अंतर्दृष्टि मतलब अपने जो अंदर जो थिंकिंग है उसको क्या कर रहा है, उसको सिर्फ सुधार रहा है। ठीक है, प्रयत्न एवं भूल में बार बार क्या कर रहा है, प्रयास। लेकिन इसमें जो है वो नया वर्ड सीखेगा, क्या करेगा, है ना, क्योंकि कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है ना, एक न्यूट्रल और एक जो है अनकंडीशन स्टिमुलस, दोनों के थ्रू क्या करता है, एक कंडीशन स्टिमुलस उसको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों में विद्यार्थी चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं, कम थकान अनुभव करते हैं, लेखन शैली एवं भाषा से प्रभावित करते हैं। इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट स्टूडेंट्स स्टडी द सेलेक्टेड सब्जेक्ट मैटर, स्टडी द सब्जेक्ट मैटर थ्रोली, फील टायर्ड एट वर्क, इम्प्रेसेस विथ देयर राइटिंग स्टाइल एंड लैंग्वेज। ठीक है, अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात हो रही है, वस्तुनिष्ठ मतलब है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहला क्या है, चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। क्या सिर्फ चयनित विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे, बाकी चीजों को छोड़ देंगे, नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये गलत। पूर्ण रूप से विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे। ठीक है, कम थकान अनुभव करते हैं। अब भाई पेपर तो आपको दिलाना चाहिए, परीक्षण हो रहा है, उसका टेस्ट हो रहा है ना, वहां पर वो थकान वाला ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई सेंस ही नहीं आता यहाँ। ठीक है, लेखन शैलियों भाषा से प्रभावित करते हैं। अब क्वेश्चन जो है वो निबंधात्मक नहीं है, व्याख्यात्मक नहीं है, तो फिर वो लिखेगा कहाँ, तो जब लिखेगा नहीं तो फिर इसको लेखन शैली का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, पूर्ण रूप से क्या है, विषय वस्तु का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं स्नायु मंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, उपरोक्त सभी। द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट इज नर्वस सिस्टम, मसल ग्रोथ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास जो है वो इसमें स्नायु मंडल भी आएगा। ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम है इसका भी विकास होगा, तो हमारा जो शारीरिक विकास होगा, बालक का शारीरिक विकास होगा। ठीक है, मांसपेशियों की वृद्धि होगी, तब भी जो है वो बालक का शारीरिक विकास, है ना, ये भी उसमें आएगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना, ये भी बढ़ेंगे, है ना, तो तब भी क्या होगा, बालक का शारीरिक विकास, है ना, मतलब ये तीनों आएंगे। तो यहाँ पर चौथा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए एवं मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है। ठीक है, इसकी प्रोसेस सोच की, रचनात्मकता, बुद्धिमत्ता, नवाचार, इनेक्टिक्स माफ कीजिए, द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दैट इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ आइडियाज आर न्यू, ओरिजिनल एंड बेनिफिशियल थॉट्स इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस, इनोवेशन, सिनेक्टिक्स। ठीक है, चलिए देखते हैं सोच की प्रक्रिया। ठीक है, रचनात्मकता का मतलब क्या होता है, रचनात्मकता का मतलब होता है अपने अंदर नए विचार उत्पन्न करना। बालक जब जो है वो किसी समस्या को लेकर परंपरागत रूप से ना सोचकर उसके लिए क्या नया विचार अपने अंदर लाएगा, नए नए थिंकिंग्स जो लाएगा, ठीक है, अलग तरीके से सोचेगा, तो वो क्या आता है, वो आता है रचनात्मकता में। ठीक है, इसमें आता है वो रचनात्मकता में, क्रिएटिविटी में। बुद्धिमत्ता, है ना, इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी है, इंटेलिजेंस से। इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है वो समायोजन की क्षमता, विचार करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, चिंतन करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। नवाचार मतलब जो आपके अंदर, बालक के अंदर, माफ कीजिए, बालक के अंदर जो नए नए थिंक्स जो चल रहे हैं उनसे जब एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एक नया कॉन्सेप्ट जब निकल कर आएगा वो कहलाता है क्या, नवाचार। और सिनेक्टिक्स का मतलब होता है जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए उसको, तो जटिल से जटिल, जो एकदम रफ से रफ या टफ से टफ जो क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन चाहिए, तो उसके सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है, मूर्त रूप से जब चीजों को देखकर क्या करता है, सोचना प्रारंभ करता है, थिंक करना प्रारंभ करता है। मतलब मूर्त रूप से ना देखकर कि एक उसके अंदर जो है थिंकिंग बनती है, उन चीजों को देखकर जब उसके अंदर एक थिंकिंग बनती है वो प्रोसेस कहलाती है क्या, सिनेक्टिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब जटिल से जटिल क्वेश्चन, टफ से टफ जो क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन के लिए बच्चा, है ना, चीजों को देखकर अपने अंदर क्या बनाता है, कॉन्सेप्ट बनाता है, वो प्रोसेस कहलाती है क्या, सिनेक्टिक्स। ठीक है, अब बात हो रही है किसकी, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति
ठीक है, उत्पत्ति हो रही है, नए विचार बन रहे हैं, मौलिकता आ रही है, मौलिक है ना, मौलिकता की बात हो रही है, लाभप्रद विचार समाहित होते हैं। तो ये तीनों हैं, तीनों जो है वो नवीनता को शो कर रहे हैं, और जहां नवीनता आएगी वहां क्या आएगा, रचनात्मकता। क्या आएगा, रचनात्मकता या क्रिएटिविटी। ठीक है, चलिए आगे है क्वेश्चन, शाला आधारित मूल्यांकन की विशेषता है। शाला आधारित मूल्यांकन की बात हो रही है, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, शिक्षक व सिखाने में सुधार की कमी, ये शिक्षण होगा, माफ कीजिए, शिक्षण व सिखाने में सुधार की कमी, उपरोक्त सभी। स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेम टास्क इज administered to everyone at the same time, little or no feedback for the teacher, lack of improvement in teacher and teaching, all of the above। ठीक है, किसकी बात हो रही है, शाला आधारित मूल्यांकन। शाला आधारित मूल्यांकन, तो चलिए पहला जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन, ये इसको रिलेट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है भाई। शाला में रहेंगे तो जितने भी जो हैं है ना, जो बच्चे हैं है ना, एक ही समय में सभी के लिए एक ही कार्य का समायोजन सबके लिए होगा, बराबर होगा। ठीक है, शिक्षक के लिए प्रतिक्रिया कम या नहीं, तो ये जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा इसमें है ना, इसको डिटेल करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षण व सिखाने में सुधार की कमी, शिक्षण और सिखाने में सुधार की कमी नहीं, तो उपरोक्त सभी, ये तो आई नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो क्या है, ज्यादा पॉसिबल या ज्यादा सूटेबल लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम एक बार बाद में भी डील करेंगे अच्छे से, थोड़ा सा ये पकड़ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बालक अपने वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, यह दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसका है, स्किनर का, जीन पियाजे का, पॉलो का, या बर्ड का। ठीक है, क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट दैट चिल्ड्रन फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरेक्शन विथ देयर एनवायरमेंट वाज गिवन, स्किनर, जीन पिगेट, पॉलो, बर्ड। इसकी बात हो रही है कि वातावरण के साथ अंतःक्रिया द्वारा अपनी स्वयं की समझ का निर्माण कर लेते हैं, स्वयं की समझ, ये जो टर्म आ गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया था किसने, जीन पियाजे ने। किसने दिया था, जीन पिगेट ने। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ, अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, यह किसने कहा, मार्स एवं बिंगो, गैरिसन एवं अन्य, क्रो एवं क्रो, स्किनर। ठीक है, who said that main cause of difference between children and others can be explained by differences in motivation, intelligence, maturity and environmental stimulation, Mars and Bingo, Garrison et al, क्रो एंड क्रो, स्किनर। ठीक है, ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था गैरिसन ने। किसने कहा था, गैरिसन, उनके जो सहयोगी थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, है ना, ये स्टेटमेंट उनका था। तो जितने भी जो मनोवैज्ञानिक है ना, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हर जो क्वेश्चन है, सॉरी जितने भी जो सेशन है उसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन जो है वो जितने भी मनोवैज्ञानिक है वहां से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सबसे उत्तम तरीका है, क्या करना है, उसको अभिप्रेरित करना है। क्या करना है, अभिप्रेरित, किसके लिए, अधिगम के लिए। एक बालक को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने का सबसे उत्तम तरीका है उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जगाना, उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, उसे प्रशंसा के द्वारा लुभाना। ठीक है, द बेस्ट वे टू मोटिवेट अ चाइल्ड टू लर्न इज टू arouse their sense of pride and self-esteem, direct their pre-existing motivation, fear them with failure or punishment, entice them with praise। ठीक है, चलिए अभिप्रेरित करना है, उसको क्या करना है, अभिप्रेरित करना है। अभिप्रेरणा है ना, अंदर से आती है, मोटिवेशन। ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो अधिगम के लिए, किसके लिए, अधिगम के लिए कोई चीज सीखना है उसको, उस सीखने के लिए उसको क्या करना है, अभिप्रेरित करना है ना, उसको बढ़ाना है उसकी, या फिर उसको जगाना है एक तरीके से। तो क्या करना है उसके, है ना, उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जगाना, गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जगाना,
उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, उसे असफलता अथवा दंड के द्वारा डराना, ये तो गलत हो जाएगा, असफल है ना, ये दंड वगैरह तो लेना ही नहीं है। प्रशंसा के द्वारा लुभाना, ये भी गलत है, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही बार है तब की बात अलग है ना, प्रशंसा आप कर देंगे, लेकिन बार बार भाई बच्चे को क्या है ऐसा सिखाना है या फिर ऐसे अभिप्रेरित करना है, पुनर्बलन देना है, ताकि वो जो है वो चार्ज हो जाए आने वाले जितने भी क्वेश्चन या जो प्रॉब्लम है उनके लिए। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो क्या हो गए, रॉन्ग आंसर। उसके उसके गर्व एवं आत्मसम्मान की भावना को जगाना। ठीक है, तो उसके पास पूर्व से उपस्थित प्रेरकों को सही दिशा देना, ये जो है वो ज्यादा क्या लग रहा है, सूटेबल लग रहा है। क्या लग रहा है, ज्यादा सूटेबल या फिर ज्यादा पॉसिबल जो आंसर है, डायरेक्ट देयर प्री एग्जिस्टिंग मोटिवेशन। भाई वो पहले से उसके अंदर क्या है, एक मोटिवेशन है, पहले से उसके अंदर क्या है, एक मोटिवेशन है। जब उस मोटिवेशन को हम एक सही डायरेक्शन देंगे, है ना, उसको सही से जो है वो हम क्या करेंगे, जो है मैनेज करेंगे, तो वो जो है क्या करेगा, सीखने के लिए वो क्या होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके अंदर एक अंदर से उसके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। क्या आएगा, उसके अंदर एक मोटिवेशन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समस्या समाधान योग्यता के पोषण का महत्वपूर्ण तरीका है। समस्या समाधान योग्यता, विमर्शक अभिवृत्ति निर्माण को उत्प्रेरित करना, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए वास्तविक हैं, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण देना, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। An important way to foster problem solving skills in students is to stimulate the development of a critical attitude, emphasis on problems that are real to them, train formal reasoning techniques, refuse to accept or accept universally accepted answers। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसकी समस्या समाधान योग्यता। समस्या समाधान योग्यता को क्या करना है, बढ़ावा देना है। पोषण का मतलब बढ़ावा देना है उसको। ठीक है, उसको और अच्छे से जो है वो मैनेज करना है उसके अंदर, बालक के अंदर। तो सबसे पहले क्या है, स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल एटीट्यूड, एम्फेसिस ऑन प्रॉब्लम्स दैट आर रियल टू देम। सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए क्या है, वास्तविक है। ठीक है, उन समस्याओं पर बल देना जो उसके लिए क्या है, वास्तविक है। क्योंकि भाई समस्या समाधान योग्यता है ना, योग्यता का क्या करना है, उसका विकास करना है, उसको पोषण देना, उसको बढ़ावा देना है। तो उसके पास है ना, उसके पास जो प्रॉब्लम्स हैं पहले से क्या है, उसके पास प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या करना है, जो ऐसे प्रॉब्लम जो असल जिंदगी से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। उन समस्याओं को क्या करना है, अच्छे से समझाना है, या फिर उसको अच्छे से जो है वो उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा। और ये क्या बोल रहा है, औपचारिक तर्कणा तकनीक का प्रशिक्षण नहीं देना, प्रशिक्षण देना है, लेकिन ऐसा नहीं, सर्वमान्य उत्तर देने या स्वीकार करने से इनकार करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का ये जो क्वेश्चन है, आज का ये जो सेशन है वो यहीं जो है वो समाप्त होता है। इसके बाद आगे का जो सेशन है वो कंटिन्यू आपके लिए रहेगा। इसके पहले के जो सेशन है आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जो वो जो वीडियोज़ हैं आपको मिल जाएंगे, वो सेशंस आपको मिल जाएंगे। आई होप आपका जो आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वो हेल्पफुल होगा। इसके आगे के सेशन के लिए आगे हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।